मेरा नाम समर है। मैंने दादाजी से कड़वे शब्दों में और दो टूक अंदाज में कहा कि मुझे ना तो 6 साल पहले उससे शादी करनी थी और ना ही अब करनी है। मैं इतना कहकर कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर निकल आया था। मैं अभी अभी तो लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। मेरे लिए ऐना से शादी करने के शब्द किसी गाली से कम नहीं थे। मैं तेज़ कदमों से चलता हुआ मेन गेट के पास पहुंचा ही था कि एकदम किसी से ज़ोरदार टकरा गया था। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वहां मिट्टी और खून के धब्बे देखकर मुझे बेहद गुस्सा आया था। मैंने जोर से उंगली उठाकर कहा, व्हाट नॉनसेंस। लेकिन सामने देखकर वहीं ठहर गया था। सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी हुई थी जिसके हाथ में एक मरी हुई चील थी। ए, तुम कौन हो अंग्रेजी चूजे, और दिखाई नहीं देता? ये वही मरी हुई चील है जिसका शिकार मैंने किया है। ये रोज हमारी मुर्गियां खा जाती थी। ऐना ने जानबूझकर उल्टी पड़ी हुई मरी हुई चील को मेरे चेहरे के पास लाते हुए कहा था, और मैं इस जंगली लड़की की बेहुदा हरकत देखकर गुस्से में आ गया था। मैंने नफरत से अपने कंधे से उसे धक्का दिया और कहा, दूर हटो मुझसे जाहिल लड़की। तुम जैसी गंवार की इस हवेली में यही औकात है कि तुम जानवरों के साथ रहो। इतना कहकर मैं तेज कदम बढ़ाता हुआ अंदर चला गया था। रात के खाने की टेबल पर खामोशी छाई हुई थी जिसे ऐना की बेहंगामा आवाज तोड़ रही थी। वो खाना हाथ से खा रही थी और उसके हाथ कोहनियों तक सने हुए थे। उसने नौकरानी से ऊंची आवाज में कहा, अरे मासी, जरा दाल तो उठाओ। इस अंग्रेजी बाबू ने तो कुछ खाया ही नहीं है। वो बहुत गंदगी के साथ खाना जोर जोर से चबा कर खा रही थी। मैंने प्लेट में जोर से चम्मच पटका क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। मैंने नफरत भरे अंदाज में उस लड़की को घूरते हुए दादाजी से कहा, दादू, आप देख रहे हैं ना इस गंवार लड़की की हरकतें। मैं अब इसको इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे ये तक नहीं पता कि खाना खाते कैसे हैं। दादू ने नरमी से कहा, बेटा, वो गांव के माहौल में पली बड़ी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैंने अपनी कुर्सी को पीछे धकेलते हुए कहा, मेरा इसके साथ एक छत के नीचे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। और फिर मैं खड़ा हो गया था। बिना खाना खाए ही अपने कमरे की तरफ चला गया था। रात के इस समय हवेली में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। ऐना अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर चुकी थी। वो चलते हुए शीशे के सामने आई। उसके चेहरे पर वो सारे जाहिलों वाले एक्सप्रेशन गायब हो चुके थे जो उसने सारा दिन ओढ़ रखे थे। उसने अपने बिखरे हुए बालों को ब्रश किया और उन्हें जूड़े की शक्ल में बांध लिया और आईने में देखकर खुद से बातें करने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते समर? अभी तो तुमने मेरा असली खेल देखा ही नहीं है। मुझे तुम सबको इस हवेली से भगाना है। यही मेरी असली जंग है और मैं इसे हर कीमत पर जीत कर रहूंगी। ऐना की आंखों में एक गहरी और बदले की चमक थी। वो हाई एजुकेटेड लड़की थी, लेकिन उसका ये रूप दुश्मनों की गुफा में घुसने का इकलौता रास्ता था। मैं ऐना की इन हरकतों से अनजान अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर लंदन के कुछ ज़रूरी क्लाइंट्स के साथ वीडियो मीटिंग कर रहा था। मेरी नज़र स्क्रीन पर जमी थी। वी नीड टू फाइनलाइज केमिकल शिपमेंट बाय टुमारो। मेक श्योर द क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स आर अटैच्ड। मैं बहुत सीरियस होकर अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और ऐना हाथ में जूस का गिलास लेकर अंदर दाखिल हुई। मैंने उसे घूर कर देखा और हाथ के इशारे से बाहर जाने का कहा। ऐना ने मेरी परवाह किए बिना कदम आगे बढ़ा दिए और जानबूझकर कारपेट के किनारे से ठोकर खाने की एक्टिंग करते हुए उसने पूरा गिलास सीधा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन और कीबोर्ड पर गिरा दिया था। लैपटॉप की स्क्रीन एक झटके से बंद हो गई थी। मैं गुस्से से पागल हो गया और कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। मैंने उसका बाजू मजबूती से पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहा, ये तुमने क्या किया बेवकूफ़ लड़की? मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, तुम्हें आइडिया भी है कुछ? ऐना ने रोती हुई आवाज़ में कहा, मैं तो बस आपके लिए जूस लाई थी, मुझे क्या पता था कि ये डिब्बा बंद हो जाएगा। उसने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। मैंने उसे धक्का देते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। मैंने उसे बाहर निकाल दिया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। ऐना सीधी दादाजी के कमरे में गई और ऊंची आवाज़ में रोने लगी और दादाजी से रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगी, दादाजी, मैं तो समर के लिए जूस लेकर गई थी, उन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मुझे तो मशीन चलानी भी नहीं आती, मेरा क्या कसूर है? उसने मासूमियत का नाटक करते हुए अपने आंसू साफ किए। थोड़ी देर के बाद दादू ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और नाराज़ होते हुए कहने लगे, समर, तुम्हें इसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो मासूम है और उसे तुम्हारे इन डिवाइसेस का कुछ पता नहीं है।
मैंने भी फैसला भरे अंदाज में दादू से कहा, दादू ये लड़की मासूम नहीं है, ये एक मुसीबत है और मैं तय कर चुका हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस लड़की की असलियत आपके सामने लाकर रहूँगा और इसे इस हवेली से निकाल कर बाहर करूँगा। फिर मैं वहाँ से चला गया था। दोपहर के समय मुझे अपनी ज़मीनों और केमिकल के गोदाम का दौरा करने के लिए निकलना था। मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि फ्रंट डोर खुला हुआ था और ऐना धड़ाम से अंदर आकर बैठ गई थी। मैंने गुस्से से डैशबोर्ड पर हाथ मारा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे उतरो। ऐना ने ढिठाई से कहा, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम विदेश से आए हो, मैं तुम्हें अपना गांव दिखाऊंगी। इतना कहकर वो सीट बेल्ट खींचने लगी। मैंने उसे धमकाया और कहा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, बाहर निकलो वरना मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। उसने मुझे ब्लैकमेल किया और बोली, मैं भी दादाजी को बताऊंगी कि तुम मुझे ज़मीनें देखने नहीं दे रहे। मैंने गुस्से से होंठ भींचे और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं इस समय दादाजी के साथ किसी बहस में पड़ना नहीं चाहता था। रास्ते में ऐना ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। उसने गाड़ी के डैशबोर्ड पर अपनी मिट्टी वाले पाँव रख दिए थे। मैंने चिल्लाते हुए कहा, पाँव नीचे करो जाहिल लड़की, तुमने मेरी पूरी गाड़ी ही गंदी कर दी है। ऐना ने हंसते हुए कहा, अरे मिट्टी ही तो है, कौन सा मैंने गोबर लगा दिया है। उसने रेडियो का बटन दबा दिया था और एक चैनल लगाया जिसमें तेज आवाज़ में एक अजीबोगरीब गाना चल रहा था। मैंने रेडियो का बटन बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, बंद करो इसे, मेरा सर फट रहा है। लेकिन ऐना ने मेरा हाथ झटक दिया और मुझे चिढ़ाते हुए कहने लगी, तुम्हें तो किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल ही फीके इंसान हो। मैंने अचानक गाड़ी को जोरदार ब्रेक लगाए और कहा, बाहर निकलो गाड़ी से, मैं तुम्हें इसी सड़क पर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। ऐना मेरी धमकी पर जोर से हंसी और मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहने लगी, नहीं उतरती, क्या कर लोगे तुम अंग्रेजी चूजे। मेरी नफरत अब इस लड़की के लिए और भी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गई थी। मैंने गुस्से से दोबारा गाड़ी दौड़ाई और दिल ही दिल में कसम खा रहा था कि मैं इस लड़की का घमंड और इसकी ये जाहिलों वाली हरकतें बहुत ही जल्द मिट्टी में मिला दूंगा। आधी रात का समय था जब हवेली पर सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे तेज प्यास लगने लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ रवाना हुआ। मैं कॉरिडोर से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नज़र दादू के सीक्रेट कमरे के दरवाजे पर पड़ी। दादू इस समय गहरी नींद में सो रहे होते थे, लेकिन कमरे के दरवाजे की ओट से रोशनी की हल्की लकीर बाहर आ रही थी। मेरे माथे पर शिकंज पड़ गई। मैं बहुत सावधानी से चलता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा। मैंने हल्के से दरवाज़ा धकेला, जो कि खुशकिस्मती से लॉक नहीं था। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए थे। मेरी सांस गले में ही अटक कर रह गई थी। ऐना दादू की कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर दिन वाली कोई बेवकूफ़ी या जाहिलों वाले एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके सामने टेबल पर प्रॉपर्टी के कुछ पुराने पेपर्स और फाइल्स पड़ी हुई थीं। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उन फाइलों के हर एक शब्द को ध्यान से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यह देखकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थीं कि वो गंवार और जाहिल लड़की, जो दिन में सीधी तरह से बात भी नहीं करती थी, वो इस समय किसी प्रोफेशनल वकील या इन्वेस्टिगेटर की तरह इन कानूनी दस्तावेज को छान रही थी। मैंने दरवाजे की ओर से अपनी नज़रें एक लम्हे के लिए भी नहीं हटाई थीं। अचानक ऐना के हाथ की हरकत रुकी। उसे शायद बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। उसने तेजी से और फुर्ती के साथ फाइलें बंद की और उन्हें दराज में रख दिया। उसने डायरी अपने कपड़ों के अंदर छुपाई और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं भी जल्दी से दरवाजे के पास से हट गया था और दबे कदमों से तेजी से कॉरिडोर के अंधेरे में छुप गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने ऐना को दबे कदमों कमरे से बाहर निकलकर उसके कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। अब मेरे पास एक साफ सच्चाई थी। उस लड़की का हर राज मुझे बेनकाब करना था। अगले कुछ दिन मेरा पूरा ध्यान ऐना पर ही रहा था। मैं ऐना को हमेशा नोटिस करता था। मैंने नोटिस किया था कि जब ऐना समझती थी कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो उसके चलने का अंदाज बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ और बैलेंस वाला होता था। वो कंधे झुकाकर और पाँव घसीटकर नहीं चलती थी, जैसा कि वो सबके सामने दिखावा करती थी। एक दोपहर ऐना हॉल में बैठी हुई टीवी पर कोई फिजूल सा सीरियल देख रही थी और ऊंची आवाज़ में हंस रही थी। मैं जानबूझकर उसके करीब जाकर सोफे पर बैठ गया और अपने मोबाइल पर कॉल मिलाई। Yes, Mr. David, I have reviewed the property transfer document. There is a legal loophole in Section 4B which can be explained by the opposition. We need to redraft the entire clause. मैंने जानबूझकर इंग्लिश में कानूनी तरीके से बात की और इस दौरान मेरी नज़र ऐना पर गड़ी हुई थी। ऐना की हंसी एक सेकंड के लिए रुकी। उसकी आंखों में उन कानूनी बातों को समझने की चमक साफ तौर पर उभर आई थी। उसका ध्यान टीवी से हटकर मेरी बातचीत पर लग गया था।
मुझे अपना रिएक्शन मिल गया था। ऐना ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन बदले और दोबारा टीवी की तरफ देखकर हंसने लगी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये लड़की इंग्लिश और कानून दोनों को बहुत अच्छी तरह समझती है। मुझे अब बस ठोस सबूत की ज़रूरत थी। मैं मौके की तलाश में था। अगली सुबह ऐना हवेली से बाहर किसी काम के बहाने से निकली थी। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और मौका पाकर सीधा ऐना के कमरे में दाखिल हो गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने जब पहली अलमारी खोली, वहाँ पुराने और मामूली से कपड़े बिखरे हुए पड़े थे। मैंने कपड़ों को उलट पुलट कर दिया। फिर मैं बिस्तर की तरफ आया और मैट्रेस के नीचे हाथ डालकर चेक किया। मैं कमरे का कोना कोना छान मारना चाहता था। आखिरकार अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में पुराने बॉक्स के पीछे मुझे एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स मिला था, जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। मैंने बॉक्स को बाहर निकाला। उसका वजन काफ़ी ज़्यादा था। मैंने अपने कमरे से एक भारी औजार लाकर ताले के साथ उसे ज़ोर से दबाया। ताला टूटकर नीचे गिर गया। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ बॉक्स का ढक्कन खोला तो अंदर का नज़ारा मेरे सारे शकों को हकीकत में बदलने के लिए काफ़ी था। बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर ऐना की डिग्रियां रखी हुई थीं। मैंने उन्हें उठाया। ये बिजनेस मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री थी, जिसमें ऐना ने शानदार नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। डिग्रियों के नीचे कुछ पुरानी फ़ोटोज़ थीं, जिनमें ऐना अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद थी। उसका पहनावा और अंदाज बहुत मॉडर्न और एलिगेंट था। इन सब चीज़ों के नीचे एक लेटेस्ट मॉडल का स्लिम लैपटॉप भी मौजूद था। मैंने लैपटॉप खोला। उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। मैंने खुद से कहा, तो ये है तुम्हारी असलियत। तुमने इस पूरे ख़ानदान को बेवकूफ़ बना कर रखा है। मैंने डिग्रियां वापस बॉक्स में रख दी थीं और ताला लगाया, ताकि दूर से वो बंद ही महसूस हो। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ऐना कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वो एक बहुत गहरी और सोची समझी प्लानिंग के तहत दादू और इस पूरे घराने को बेवकूफ़ बना रही है। हवेली के बड़े लॉन में आज अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मेरे दिमाग में ऐना के कमरे से मिलने वाले सबूत एक तूफान खड़ा कर रहे थे। मैं जान चुका था कि इस छत के नीचे एक बहुत गहरा और ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। मेरी इन्वेस्टिगेशन करती हुई नज़रें अब ऐना के हर कदम को चेक कर रही थीं। मुझे बस अब उस लम्हे का इंतज़ार था जब मैं ऐना को रंगे हाथों पकड़ सकूं। रात होने वाली थी। ऐना दबे कदमों हवेली के पिछले दरवाजे के बाहर निकली और तेज़ी से गांव के वीरान हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। मैंने दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। वो पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जहां एक अनजान इंसान पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। ऐना ने उसकी तरफ एक लिफाफा बढ़ाते हुए सीरियस अंदाज में कहा, ये पेपर संभाल कर रखो और याद रहे कि इन पर मौजूद अंगूठे के निशानों की फॉरेंसिक रिपोर्ट हर हाल में कल तक आ जानी चाहिए। उस आदमी ने लिफाफा हाथ में लिया और उसे अपनी जैकेट के अंदर रखते हुए सर झुकाकर उसकी बात को स्वीकार करते हुए कहा, जी 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 मैडम, आप बेफिक्र रहिए। मैं सीधा लेबोरेटरी में जा रहा हूँ और कल शाम तक रिपोर्ट आपके हाथ में होगी। ऐना ने सख्ती से उसकी आंखों में देखा और कहा, इस काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह रिपोर्ट मेरे 6 साल पुराने मकसद की आखिरी कड़ी है। अगर किसी को थोड़ा भी शक हुआ तो सब के सब मारे जाएंगे। उस इंसान ने अपनी वफादारी का विश्वास दिलाते हुए कहा, जी मैडम, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन ये अमानत मेरे पास सलामत रहेगी। अभी मैं शहर के लिए निकलता हूँ। फिर उसने तेजी से अपने कदम हटा लिए। मैं पेड़ के पीछे से निकलकर ऐना के सामने आया और उससे गुस्से भरे अंदाज में कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है ना। वो मुझे अचानक वहां देखकर बहुत घबरा गई थी और वो आदमी तेजी से पलटा और खेतों की तरफ फरार हो गया था। ऐना ने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और वही पुराना जाहिलों वाला रूप धारण कर लिया था। ऐना ने जानबूझकर ऊंची आवाज में हंसते हुए अपनी एक्टिंग शुरू की। अरे समर जी, आप यहाँ इस वीराने में क्या कर रहे हैं? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? मैंने आगे बढ़कर मजबूती से उसकी बाजू पकड़ ली। मेरी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि ऐना के चेहरे पर तकलीफ के एक्सप्रेशन उभर आए थे। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़कदार आवाज में कहा, ये बेवकूफ़ी का नाटक बंद करो। मैं तुम्हारा सच जान चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम कौन हो और क्या छुपा रही हो। उसने मासूम बनने की भरपूर कोशिश की। समर जी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आप तो बेवजह ही मुझ गरीब पर गुस्सा कर रहे हैं। वो अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली है। वो ताली वाला बॉक्स मैंने तोड़ा है, जिसमें तुम्हारी बिजनेस मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री थी। तुम्हारी वो पुरानी मॉडर्न फोटोज़ और वो लैपटॉप अब मुझसे छुपे नहीं हैं। मैंने उसको एक एक चीज़ गिनवाई थी।
उसने बड़े घमंड के साथ कहा, मुझे नहीं पता आप किस बॉक्स और डिग्री की बात कर रहे हैं। मैं तो अनपढ़ों की तरह अंगूठा लगाती हूँ। मुझे क्या पता ये लैपटॉप क्या चीज़ होती है। वो हर चीज़ पर इनकार कर रही थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ पलटने लगी। मैंने उसे झंझोड़ते हुए कहा, अब तुम बताओ कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट किस चीज़ की है, या फिर मैं सीधा दादू को सब कुछ बता दूं। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम इस हवेली में एक साजिश के तहत रह रही हो। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए डर और फिर ठंडी मोहर आई थी, लेकिन उसने नज़रें चुरा ली थीं। उसने एक झटके से अपना बाजू छोड़ाया और सीना तान कर मेरी आंखों में देखा और कहने लगी, आपको जो भी समझना है समझिए, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। दादाजी को बताना है तो बता दीजिए जाकर। वो मेरी बात का ही यकीन करेंगे, आपकी बात का नहीं। मैंने उंगली उठाकर कड़कदार उसे वार्निंग दी, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी? मैं तुम्हारी हर चाल को नाकाम कर दूंगा। तुम इस खानदान को बर्बाद करने आई हो और मैं तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ा हूँ। उसने नेगेटिव अंदाज में कहा, दीवारें गिर जाती हैं समर जी। अपने रास्ते पर जाइए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर वो तेज कदमों से हवेली की तरफ भाग गई थी। मैं उसे जाता देखता रह गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये लड़की इतनी आसानी से अपना राज नहीं उगलने वाली है। अगले ही दिन हवेली में मेरे दो चाचा के बेटे अमन और असद आए। उनका संबंध शहर से था और वो दोनों दादाजी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर नज़र रखे हुए थे। उनका व्यवहार बहुत घमंडी था और वो ऐना को भी नफरत भरी नज़रों से देखते थे। शाम के समय वो दोनों हॉल में बैठे सिगरेट पी रहे थे। अमन ने धुआं उड़ाते हुए असद की तरफ देखा और कहा, दादाजी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमें उनके मरने से पहले प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम करवाने होंगे। असद ने सिगरेट को जूते से रगड़ते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। दादाजी के तो अब गिनती के दिन बचे हैं। हमें वो शिमला वाली ज़मीनों के पेपर्स आज ही गायब करने होंगे। वकील ने कहा है कि वो कागज़ हमारे कब्जे में होने चाहिए, वरना वो ज़मीनें इस पागल ऐना के नाम भी हो सकती हैं। अमन ने गुस्से से मुट्ठी बंद करते हुए कहा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। असद ने इधर उधर देखते हुए कहा, हमें आज रात ही दादाजी के कमरे से वो पुरानी फाइलें निकालनी हैं और तुम फिक्र मत करो, आज रात ही वो काम हो जाएगा। इस पागल ऐना की मौजूदगी का हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि सारा इल्ज़ाम तो इसी पर आएगा। ऐना किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी उन दोनों की बातचीत को सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने खुद से कहा, आज रात तुम दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। मेरी ज़मीनों पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। फिर वो तेजी से किचन के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई थी। रात के पिछले समय जब अमन और असद दबे कदमों दादाजी के कमरे की तरफ बढ़े तो अंधेरे कॉरिडोर में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाना ठीक नहीं समझा। अमन ने धीरे से कहा, धीरे चलो असद, किसी को जगाना नहीं चाहिए। दादाजी की नींद बहुत कच्ची है। असद ने आगे बढ़ते हुए सावधानी से कहा, मैं बिल्कुल कदम जमाकर चल रहा हूँ, तुम बस दरवाजे पर नज़र रखना। ऐना ने पहले ही इन रास्तों पर बारीक शीशे के टुकड़े बिछा दिए थे। उसने पुरानी बोतलों को तोड़कर उनके कांच को बिल्कुल उस जगह पर बखेर दिया था जहां से गुजरकर दादाजी के कमरे में उनको दाखिल होना था। असद की एक दबी हुई चीख उभरी, आह, मेरी एड़ी मुड़ गई, जब एक तेज धार शीशा उसके पैर में गहराई तक चुभा था। अमन ने गुस्से से असद का हाथ दबोचते हुए कहा, खामोश रहो बेवकूफ़, आवाज़ नीचे रखो, कोई सुन लेगा तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन अगले कदम पर अमन के पाँव में भी शीशा घुस गया था। उसने दर्द से तड़पते हुए अपना पाँव पीछे करके कहा, ओह नो, मेरे पाँव में भी चुभ गया, क्या मुसीबत है, पूरे फर्श पर शीशा बिखरा हुआ है, किसी ने जानबूझकर ये जाल बिछाया है, मेरा पाँव खून से भर गया है। अमन ने फर्श को टटोलते हुए घबराहट से कहा, वापस चलो वरना सब जाग जाएंगे, हम दादाजी के कमरे तक पहुंच नहीं सकते। उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे का सहारा लिया और दोनों लंगड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गए। मैं जो बालकनी के अंधेरे में खड़ा ये सब देख रहा था, हैरानी से दंग रह गया। मैंने कॉरिडोर के दूसरे कोने में ऐना को खड़े हुए देखा था, जो बेफिक्र अंदाज में मुस्कुरा रही थी। ये लड़की सच में दिमाग रखती थी। उसने अकेले उन दोनों लड़कों को मात दी थी। मेरे दिल में उस अकेली लड़की के लिए एक अजीब सी दाद पैदा हुई थी कि वो कैसे इतने बड़े मगरमच्छों को उनकी औकात याद दिला रही थी। इस किस्से ने मेरी सोच को बदल दिया था। मैंने खुद इस मामले की तह तक पहुंचने का फैसला कर लिया था। अगली रात मैं अमन और असद के कमरे के बाहर से गुजर रहा था। अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और वो दोनों पट्टी बंधे पाँवों के साथ बेड पर बैठे हुए बहस कर रहे थे। ये लड़की बहुत चालाक हो गई है। मुझे यकीन है कि कल रात किसी ने शीशे बिछाए होंगे। इसे हमारे इरादों के बारे में पता चल गया होगा।
असद की आवाज़ में गुस्सा और झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। उसने परेशानी से अपने बाल नोचते हुए कहा, हमें इस लड़की का कुछ करना होगा, वरना ये तो हमारी सारी ज़मीनें हड़प कर जाएगी। दादाजी उसे हमसे ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। अमन ने कहा, अरे नहीं, कुछ नहीं कर सकती ये जाहिल लड़की। तुम्हें याद नहीं 6 साल पहले इसके माता पिता का क्या हाल किया था हमने? उनको भी रास्ते से हटा दिया था। अमन की इस बात ने मेरे दिमाग में बम फोड़ दिया था। मैं दरवाजे के बिल्कुल करीब हो गया था। असद ने अनजाने में एक भयानक सच उगल दिया था। उसने कहा, चाचा जी और पापा का कमाल था कि उन्होंने उस काम को एक कार एक्सीडेंट का रूप दे दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि गाड़ी के ब्रेक फेल हमने करवाए थे। और आगे कहा, इसी तरह हमने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया था। पुलिस को भारी रिश्वत देकर मुंह बंद करवा दिया गया था। अमन ने हंसते हुए कहा, तो अब इस लड़की को रास्ते से हटाना कौन सा मुश्किल काम है? इसे भी उसी तरह गायब कर देंगे जैसे इसके पिता को किया था। कोई सबूत, कोई गवाह किसी को नहीं मिलेगा। बस सही मौके का इंतजार है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा सांस रुकने लगा था और माथे पर पसीना उभर आया था। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मेरे अपने पिता और चाचा इस घिनौने जुर्म में शामिल थे। मेरे कानों में उनकी आवाज़ गुजरने लगी थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा अपना खानदान कातिल है, हम सब मुजरिम हैं। मैं खुद से ही बातें कर रहा था और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ भागा। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था और बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक जज्बाती कन्फ्यूज़न शुरू हो चुकी थी। मैं सारी रात जागता रहा था। मेरे दिमाग में ऐना का चेहरा घूमने लगा था। मैंने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए गहरे दुख से कहा, अब मुझे समझ आया। ऐना की जंगली और बदतमीज़ होने की एक्टिंग की असली वजह भी बिल्कुल साफ समझ आ गई थी। मैं जान चुका था कि ऐना एक लाचार लड़की थी जिसने दरिंदों के बीच अपनी जान बचाने और दुश्मनों की नज़रों में लाचार बने रहने के लिए अपना भेष बदला था। वो पागल नहीं थी, बल्कि वो अंदर ही अंदर अपने कातिल रिश्तेदारों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। मैंने उसे कितनी बार जलील किया था। मैं उसे जानवर समझता रहा, मगर असली जानवर तो मेरे अपने खून में शामिल हैं। मेरी अपनी रगों में जालिमों का खून दौड़ रहा है। मैंने खुद को लानत करते हुए दीवार पर मुक्का मारा था। मुझे अपने पिता की दौलत पर शर्म आने लगी थी। मैंने सारी जिंदगी ऐश आराम में गुजारी थी। वो सब हड़प की गई ज़मीनों की पैदावार थी। मैं इस जुल्म का हिस्सा अब और नहीं बन सकता था। मुझे फैसला करना होगा, या तो मैं अपने कातिल पिता के साथ खड़ा रहूं, या फिर इस पागल लड़की के साथ जिसकी पूरी ज़िंदगी हमने बर्बाद कर दी। मैंने आंखें बंद करके एक लंबा सांस लिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैंने एक अटल फैसला कर लिया था। मैं अपने ख़ानदान के जुर्मों पर पर्दा नहीं डालूंगा। मैं सच्चाई और हक का साथ दूंगा। मैं इस अकेली और बहादुर लड़की के साथ खड़ा रहूंगा जो 6 साल से अपने माता पिता के खून का इंसाफ मांग रही है। मैं ऐना की ढाल बनूंगा। मेरी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक साफ और मजबूत इरादा था। मैं तैयार था इस जंग में ऐना का साथी बनने के लिए, चाहे उसकी कीमत मुझे अपने परिवार की बर्बादी की सूरत में ही क्यों न चुकानी पड़े। मैं कमरे से बाहर निकला तो मेरा अंदाज पूरी तरह से बदल चुका था। अब मैं कोई तफ्तीश नहीं करूंगा, बल्कि ऐना का एक मजबूत सिपाही बनूंगा। मुझे अब सबसे पहले ऐना का भरोसा जीतना था और उसे ये बताना था कि मैं उसके माता पिता के कातिलों को सज़ा दिलवाने में उसके साथ खड़ा हूँ। मेरे कदमों में एक मजबूती आ चुकी थी और मैं सीधा ऐना को ढूंढने के लिए हवेली के आंगन की तरफ बढ़ गया था। हवेली की छत पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैं तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। मेरी नज़र सीधी इस कोने की तरफ उठी जहां ऐना मुंडेर के पास खड़ी थी। मेरे चेहरे पर किसी तरह की कोई उलझन या हिचकिचाहट नहीं थी। मैंने सब कुछ जांच लिया था और अब मैं सीधा वार करने के मूड में था। मैं चलता हुआ बिल्कुल ऐना के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। मैंने कड़क अंदाज में कहा, आई नो एवरीथिंग ऐना, योर गेम एंड हियर। मेरी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा कि आप इंग्लिश में क्या गिटपिट कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके चेहरे पर मुझे घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने फिर वही अपना जाहिलों वाला अंदाज मेरे सामने पेश किया था। मैंने कहा, स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। ये नाटक बंद कर दो है ना। मैंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुस्से से कहा और उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों को रद्द किया। ऐना ने अपने दुपट्टे को उंगली में लपेटते हुए मासूमियत का नाटक किया और कहने लगी, कौन सा नाटक समर जी? आप तो बेवजह ही मुझे गरीब के पीछे पड़ गए हैं। गरीब और मासूम? तुम्हारे बिजनेस मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री मेरे हाथों से गुजरी है। मैंने सीधा उसके झूठ को पकड़कर उसे एक भारी डांट लगाई थी। उसने पीछे हटते हुए अपनी बातों पर कायम रहने की कोशिश की और कहा, आप पागल हो गए हैं। मैंने तो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारी मॉडर्न फोटोज और सबसे बढ़कर वो कानूनी डॉक्यूमेंट जो तुम दादू के कमरे में रात के अंधेरे में पढ़ रही थी। मैंने उसे एक एक सबूत गिनवा कर उसके फरार होने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे।
वो मैं तो बस कागज़ देख रही थी, मुझे पढ़ना थोड़ी आता है। ऐना की आवाज़ हल्की सी काँप रही थी, लेकिन उसने आखिरी हद तक सफाई जारी रखी थी। मैंने कहा, और वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो तुमने अकेले में उस आदमी से मांगी थी, और अमन और असद की वो बातचीत जो तुम किचन के दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रही थी। मेरी इस बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया था। अच्छा, तो तुमने उनकी बातें सुन ली हैं। तुम जानते हो कि उन्होंने कल रात क्या कहा? ऐना के चेहरे से वो सारे देहाती एक्सप्रेशन एकदम से गायब हो गए थे, और उसकी आवाज़ में एक हाई एजुकेटेड की आवाज़ उभर आई थी। मैंने दो टूक शब्दों में कहा कि यस आई डू। मुझे पता चल गया है कि वो एक कार एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश और कत्ल था। ऐना ने कड़वे और बेहद नफरत भरे अंदाज में मेरी तरफ देखा और सच्चाई मेरे मुंह पर मार दी थी। उसने कहा, फिर तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि तुम्हारा अपना बाप ही इस घिनौने खेल में बराबर का हिस्सेदार है। मैंने बिना किसी शर्मिंदगी और हिचकिचाहट से कहा, तुम ठीक कह रही हो। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम पागल और गंवार नहीं हो, बल्कि तुम इन सब के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हो। उसने कहा, तुम क्या जानो 6 साल पहले क्या किया था उन्होंने। मेरी माँ और मेरे पिता की गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी और फिर उन्हें खाई में गिरवा दिया था। ऐना की आंखों में आंसू आ गए थे और उसका 6 साल का कंट्रोल पूरी तरह से टूट गया था। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बहुत सीरियस होकर कहा, मैं पूरी डिटेल जानना चाहता हूँ। तुमने ये सब अकेले कैसे किया, और दादू को इस सब का पता था या नहीं? उसने अपने आंसू साफ करते हुए एक गहरी सांस ली और कहा कि दादाजी जानते थे कि ये कत्ल है, लेकिन उनके पास अपने ही बेटों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उन्होंने मुझे बचाने के लिए मुझ पर सख्ती शुरू कर दी। मैंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए तेज़ी से नतीजा निकाला और कहा, तो दादू ने तुम्हें हवेली की हद तक इसलिए रखा हुआ है ताकि वो दरिंदे तुम्हें अपने लिए कोई ख़तरा ना समझें और तुम जिंदा रह सको। ऐना ने कहा, मैंने रातों को जागकर खुफिया तौर पर अपनी पढ़ाई जारी रखी। गांव के एक पुराने और वफादार वकील ने मेरी शिक्षा और इस कानूनी जंग में मेरी मदद की। मैंने जानकारी लेते हुए अंदाज में उसके नेटवर्क और हुकूमत के स्टाफ के बारे में जानकारी ली और कहा, फिर तुमने इन जाली डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां कैसे हासिल की जो तुम्हारे चाचाओं ने तुम्हारी ज़मीनें हड़पने के लिए बनवाई थीं? उसने कहा कि उस वकील ने पटवारी के ऑफिस से असली रिकॉर्ड निकलवाया। मुझे वो सारे जाली डेथ सर्टिफिकेट लाकर दिए जिन पर मेरे माता पिता के अंगूठे लगे हुए थे। मैंने उसके इरादों की मंजिल जानने के लिए सीधा सवाल किया, और अब तुम्हारा मकसद क्या है? तुम इन सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का क्या करने वाली हो? उसने कहा, मेरा मकसद इन सारे कातिलों को कानून के कटहरे में खड़ा करना है। मैं इन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहती हूँ। ऐना की आंखों में एक भयानक बदले की चमक उभर आई थी और उसकी आवाज़ में गरज थी। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था और मजबूत शब्दों में फैसला भरे अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐना। मैं अपने परिवार के मुजरिमों को नहीं छोड़ूंगा और ना ही उन कातिलों को बचने दूंगा। उसने कहा, तुम अपने माता पिता और चाचाओं के खिलाफ जाओगे कि तुम अपने ही खून को फांसी पर लटकवाओ? ऐना ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और मेरी वफादारी पर कड़ा सवाल उठाया था। मैंने कहा, इंसाफ के सामने रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। मैं एक मुजरिम का बेटा कहलाने के बजाय एक लाचार का साथी कहलाना पसंद करूंगा। मैंने उसकी आंखों में जांचने वाले एहसास का मुकाबला किया। ऐना ने मुझे खबरदार करते हुए कहा, समर, ये कोई जज्बाती खेल नहीं है। हम एक ऐसे माफिया से टकरा रहे हैं जो खून करने से पहले एक सेकंड भी नहीं लगाते। मैंने भी उसे बेफिक्र करने के लिए कहा, मैं जानता हूँ और मेरा फैसला अटल है। अब हम मिलकर एक प्लान बनाएंगे और उनकी जड़ें काटेंगे। मेरी आवाज़ में एक सख्त और बेरहम इरादा था जिसने ऐना को बेफिक्र कर दिया था। ऐना ने कहा, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? वो दोनों आज रात या कल किसी भी समय मुझ पर वार कर सकते हैं। मैंने अपना प्लान ऐना के सामने रखा और उसे बताया कि मैं असद और अमन का भरोसा जीतूंगा। मैं उन्हें यह भरोसा दिलाऊंगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ और उन्हें ज़मीन दिलवाने में उनकी मदद करना चाहता हूँ। ऐना ने इस प्लान के सबसे कमज़ोर पहलू पर जल्दी से सवाल उठाया था, लेकिन तुम पर वो भरोसा करेंगे ही क्यों? उन्हें पता है कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो और तुम उनके मामलात से दूर ही रहते हो। मैंने कॉन्फिडेंस से भरे अंदाज में जवाब दिया, यही तो मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं उनसे कहूँगा कि तुम जैसी गवार से छुटकारा पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगले दिन मैं अमन से मिलने के लिए गार्डन में पहुंचा, जहां अमन सिगरेट पी रहा था। उसने मुझे देखकर कहा, समर, आज हमें कैसे याद कर लिया? हमने सुना है तुम उस पागल लड़की की वजह से काफ़ी परेशान हो। मैंने उससे और लाचारी की बेहतरीन एक्टिंग करते हुए कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आई वॉन्ट द गर्ल आउट ऑफ माई लाइफ। मैं एक दिन भी उस जाहिल लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादू जिद कर रहे हैं कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं, लेकिन ये मेरे लिए मौत से कम नहीं है। मुझे उस मुसीबत से छुटकारा चाहिए।
असद ने सिगरेट ट्रे में मसला और लालच भरी नज़रों से मेरी तरफ झुकते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने सीधा निशाने पर तीर मारा और उनकी दुखती रग पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता है तुम दोनों उसकी ज़मीनें अपने नाम करवाना चाहते हो। अगर तुम मुझे उस लड़की से जान छुड़वाने की ज़मानत दो तो मैं वो ज़मीनें तुम्हारे नाम करवाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अमन ने खुशी से कहा, क्या तुम सच में उस पागल लड़की से अंगूठा लगवा सकते हो? दादाजी ने तो सारी ज़मीन ही उसके नाम कर रखी है और वो कागजात किसी को हाथ नहीं लगाने देती। मैंने कहा, यह मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसे डरा धमका कर या कोई भी तरीका इस्तेमाल करके कागजात पर अंगूठा लगवा लूँगा। तुम बस डेथ सर्टिफिकेट के कागज़ तैयार रखो। मैंने ये बात कहकर उनके शक को दूर कर दिया था। असद ने अपनी दरिंदगी जाहिर करते हुए कहा, कागजात तो हमने पहले ही तैयार करवा रखे हैं, बस उस चुड़ैल के अंगूठे की ज़रूरत है। अमन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर डन हो गया। तुम हमें अंगूठा लगवा कर दो और हम उसे हवेली से हमेशा के लिए गायब कर देंगे और किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। मैंने कहा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम उसके साथ क्या करते हो, मुझे बस मेरी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। मैं आज रात ही वो सर्टिफिकेट ले आऊँगा। फिर मैंने उसके साथ हाथ मिलाया और मैं अपने प्लान की कामयाबी पर मुस्कुरा दिया। ऐना ने रात के अंधेरे में दादू के खुफिया कमरे में खामोशी के साथ वो रिपोर्ट्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इनमें साफ तौर पर लिखा है कि शिमला वाली ज़मीनों के पुराने डॉक्यूमेंट्स पर मेरे पिता के अंगूठों के निशान फर्जी हैं। उसने कहा, ये रिपोर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेबोरेटरी ने केमिकल के टेस्ट के ज़रिए अंगूठे की लकीरों का जो एक्सपेरिमेंट इसमें दिया है वो किसी भी तरह से अदालत में नाकाम नहीं हो सकता। मैंने ध्यान से उन रिपोर्ट्स को देखा था। ऐना ने कागजात पर उंगली रखते हुए बताया, इन निशानों के नीचे अमन और असद के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं। लेबोरेटरी ने साइनो एक्रिलेट फॉर्मिंग प्रोसेस के जरिए उनके पसीने के सैंपल से निशान साफ कर दिए हैं। मैंने रिपोर्ट्स को टेबल पर रखते हुए कहा, ये रिपोर्ट साइंस और कानूनी हिसाब से 100% ठीक हैं। तुमने और तुम्हारे वकील ने बहुत शानदार काम किया है। ये उन्हें सीधा फांसी के फंदे तक ले जाएगी। अब हमारे पास उनके खिलाफ पूरी तरह से ठोस सबूत मौजूद हैं। बस अब उनको कानून के जाल में फंसाने का वक्त आ गया है। ऐना की आंखों में जीत की पहली झलक नजर आ रही थी और वो एक गहरा सुकून महसूस कर रही थी। मैंने एक नया पत्ता फेंका और अगली चाल की तरफ इशारा किया। हमें एक और काम करना है। एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तैयार करेंगे जिस पर तुम कल सबके सामने अंगूठा लगाओगी। ऐना ने हैरानी से कहा, ये क्यों समर, इसकी क्या ज़रूरत है? हमारे पास तो पहले ही सबूत मौजूद हैं। मैंने कहा, क्योंकि जब वो इस डेथ सर्टिफिकेट को लेकर अदालत या पटवारी के पास जाएंगे तो वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे और हम उसी समय पुलिस को बुला लेंगे। मैंने अपने प्लान की आखिरी कड़ी साफ की और उनको उनके ही बिछाए हुए जाल में फंसाने की तरकीब बताई। यह डेथ सर्टिफिकेट जो कानूनी तौर पर बिल्कुल फर्जी होगा लेकिन दिखने में बिल्कुल असली लगेगा। इसमें हम ज़मीन के नंबर और रेन्यू के रिकॉर्ड की डिटेल जानबूझकर गलत लिखेंगे। मैं कानून की कमियों का फ़ायदा उठाते हुए उसे जाली डॉक्यूमेंट की तैयारी का तरीका समझा रहा था। उसने कहा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। यह तरीका उन्हें अरेस्ट करवाने के लिए बेहतरीन साबित होगा। वो लालच में आकर खुशी खुशी अदालत को स्वीकार कर लेंगे। ऐना के चेहरे पर एक ज़बरदस्त मुस्कुराहट फैल गई थी और उसने मेरी इस बात को दिल से सराहा था। हमारा प्लान अब पूरी तरह से तैयार है। मैंने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, हमें बस अमन और असद की तरफ से किसी बड़ी गलती का इंतज़ार है। मैंने सारे सबूत एक पेन ड्राइव में सेव कर लिए हैं। ऐना ने कमरे से निकलते हुए मुझे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात कही, कल सुबह उन दोनों को बता देना कि मैंने डॉक्यूमेंट पर अंगूठा लगाने के लिए हामी भर ली है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत यकीन दिलाते हुए कहा, आई विल हैंडल दैम, और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हवेली की हवा में एक अजीब सी घुटन और तनाव का एहसास हो रहा था। अमन और असद की बेचैनी दुगनी थी क्योंकि उन्हें ऐना की रात की बातचीत और उसके गलत व्यवहार पर बेहद शक होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो उनकी नज़रों से ओझल है। वो अपने हाथ से ज़मीनों को निकलने नहीं देना चाहते थे। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था जब ऐना ट्यूबवेल की मोटर चेक करने के बहाने खेतों की तरफ निकली। खेतों के बीचों बीच कच्चे रास्ते पर चलते हुए अचानक 4 नकाबपोश गुंडों ने ऐना को घेर लिया। उनके हाथों में भारी लाठियां और चाकू चमक रहे थे। ऐना ने एक लम्हे के लिए भी डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और पास पड़ी हुई एक भारी लकड़ी उठा ली। वो गुंडे आपस में बात करने लगे, इस लड़की को आज रात हमें ख़त्म करना ही है। अमन साहब का हुक्म है कि इसकी लाश भी किसी को ना मिले। और फिर वो ऐना की तरफ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ गए। ऐना ने कहा, मुझे हाथ लगाकर तो देखो, तुम जैसों को इन खेतों में गाड़ना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। उसने पूरी ताकत से लकड़ी घुमाई और पहले हमलावर के सर पर जोरदार वार किया जिससे वो चीखता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा।
गुंडों ने यह सब देखकर एक साथ ऐना पर हमला कर दिया। ऐना बहादुरी से उन सब का मुकाबला कर रही थी, लेकिन वो सब संख्या में ज्यादा थे और उनकी ताकत हावी हो रही थी। एक गुंडे ने पीछे से वार किया, ऐना को जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वो चाकू ऐना के सीने में उतारता, हवा में एक जोरदार फायर की आवाज गूंजी, इससे दूर हट जाओ वरना अगली गोली तुम्हारे भेजे पर होगी। मैं अपनी पिस्तौल तान कर बेहद गुस्से की कंडीशन में वहां पहुंचा और मेरी आंखों में खून उतर आया था। फायर की आवाज़ और मेरे खतरनाक तेवर देखकर तीनों गुंडे अपनी जान बचाकर अंधेरे में फरार हो गए थे, लेकिन मैंने आगे बढ़कर चाकू वाले गुंडे को गिरेबान से दबोच लिया था और उसे ज़मीन पर पटकते हुए कहा, बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, वरना मैं तुम्हारी जान यहीं पर निकाल दूंगा। मैंने अपनी पिस्तौल की नाल सीधी उसकी कनपटी पर रख दी थी और उसका गला दबाते हुए गुस्से भरे अंदाज में पूछा था। वो गुंडा डर गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे तो अमन और असद साहब ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि इस लड़की को मार कर खेतों में दफना देना। गुंडे ने मौत को सामने देखकर हाँफते हुए जल्दी से सारा सच उगल दिया था। मैंने उसके सर पर पिस्टल के दस्ते से एक भारी वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया था। उसके बाद मैं तेजी से ऐना की तरफ पलटा, जो जमीन पर बैठी अपने बाजू से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट का कोना फाड़कर उसके जख्म पर मजबूती से बांध दिया था और कहा, तुम ठीक तो होना है ना? तुम्हें अकेले इस समय बाहर नहीं आना चाहिए था। वो दरिंदे तुम्हें जान से मारने वाले थे। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प और गहरी हमदर्दी थी, जो इससे पहले ऐना ने कभी महसूस नहीं की थी। उसने कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ समर, ये मेरे खून के प्यासे हैं, लेकिन मैं इन्हें इनके अंजाम तक पहुँचाकर ही दम लूँगी। ऐना ने दर्द होने के बावजूद भी अपनी गर्दन अकड़ाकर मजबूती से जवाब दिया था। मैंने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी इस बहादुरी ने आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए मौजूद नफरत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। हम मिलकर उनका सफाया करेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे सहारा देकर खड़ा किया। हम दोनों की नज़रें मिलीं तो हमारे बीच एक गहरे और इज्जतदार रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सवेरे हम दोनों ने मिलकर अपने प्लान के आखिरी मोड़ पर फोकस करते हुए आखिरी जाल बिछाया था। हमने रात के अंधेरे में वो जाली डेथ सर्टिफिकेट पूरा कर लिया था, जिसमें ऐना की सारी ज़मीन उसके चचाओं के नाम पर करने की शर्त थी। मैं वो कागजात हाथ में पकड़े सीधा अमन और असद के कमरे में गया था। मैंने कमरे में दाखिल होते ही घमंड और जीत भरे अंदाज में कहा था, मैंने अपना काम कर दिया है। उस पागल लड़की को इतना डराया धमकाया कि वो आज रात इन डॉक्यूमेंट्स पर अंगूठा लगाने के लिए तैयार हो गई। वो डॉक्यूमेंट मैंने उनके सामने रख दिए थे। अमन ने कहा, यह तो कमाल हो गया समर, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इतनी जल्दी उस सिरफिरी को सीधा कर दिया है। असद ने जल्दी से लालच और खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ उन डॉक्यूमेंट्स को चूमा और अमन की तरफ शैतानी मुस्कुराहट को बदल दिया। मैंने कहा, मुझे तुम लोगों की खुशी से कोई मतलब नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि दस्तखत होते ही ये लड़की इस घर से दफा हो जाए। आज रात दादू के सामने ये नाटक ख़त्म हो जाना चाहिए। मैंने उन दोनों से पक्के इरादे के साथ कह दिया था, ताकि उनका शक यकीन में बदल जाए। अमन ने अपने इरादे का इजहार किया और कहा, तुम बेफिक्र रहो, आज रात ही हम अपने वकील को लेकर आते हैं। आज रात ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी और वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए सड़क पर धक्के खाएगी। फिर उसने मेरी पीठ थपथपाई। ये दोनों भाई बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी। उसी रात हवेली के सबसे बड़े हॉल में दादू की मौजूदगी में एक मीटिंग रखी गई, जहां पर खामोशी थी। दादू अपनी कुर्सी पर बेहद कमज़ोर और लाचार हालत में बैठे हुए थे। अमन और असद अपने वकील के साथ घमंड से हॉल में दाखिल हुए और उन्होंने ऐना के सामने वो जाली डेथ सर्टिफिकेट के पेपर्स टेबल पर पटक दिए। अमन ने आगे बढ़कर ऐना के सर पर खड़े होकर बेहद खुलेआम मौत की चेतावनी दी और कहा, चुपचाप इन पेपर्स पर अंगूठा लगाओ और इस हवेली से निकल जाओ। अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना, हम तुम्हें यहीं जान से मार देंगे। उसने अंगूठे की स्याही वाली डब्बी उसकी तरफ सरका दी थी। दादू कमज़ोरी और सदमे की वजह से कुछ बोलने के काबिल नहीं थे। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, जो वो अपने ही बेटों की दरिंदगी देखकर बहा रहे थे। हॉल में मौजूद हर इंसान की सांस रुकी हुई थी। ऐना ने अचानक अपना सर उठाया। उसकी आवाज़ में अब कोई जाहिलों वाली हरकत नहीं थी, बल्कि किसी राजकुमारी जैसा घमंड था। उसने कहा, क्या कहा तुमने? मैं अंगूठा लगाऊं? असद ने उसका बदलता हुआ रूप देखकर घबराहट में अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली और सीधी ऐना पर तान दी और कहा, बंद करो अपना ये पागलों वाला नाटक। जो कहा है वो करो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली तो अब तुम खाओगे। मेरा जाहिलों वाला रूप अब ख़त्म हो चुका है। तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी ज़मीनों का 1 इंच भी हिस्सा दे सकूं। ऐना ने कड़कदार अंदाज में कहा था।
उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। मेरे दोनों चाचा और पिता भी वहां बैठे ये सब देख रहे थे। उन तीनों के चेहरे पर पसीना आने लगा था। ऐना ने टेबल पर रखे ये कागज़ उठाकर उनके मुंह पर मार दिए थे। अमन और असद, हॉल में मौजूद दादाजी, वकील और मेरे पिता और दोनों चाचा और नौकर, सब के सब उसकी इस जुर्रत और उसकी रवानी से बोले जाने वाली ज़ुबान पर हैरानी से दंग रह गए थे। अमन और असद के चेहरों का रंग भी उड़ चुका था, क्योंकि उनके सामने खड़ी लड़की अब कोई बेवकूफ़ देहाती नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक औरत लग रही थी। ठीक उसी समय मैं आगे बढ़ा और मैंने अपने हाथ में मौजूद पेन ड्राइव को हॉल में लगे बड़े टीवी के साथ लगा दिया। मैंने रिमोट का बटन दबाया और स्क्रीन रोशन हो गई और तेज़ आवाज़ में सबके सामने कहा कि यह है तुम लोगों की हकीकत, जिसे आज पूरा ख़ानदान देखेगा कि तुम लोग कितने गिरे हुए दरिंदे हो। स्क्रीन पर सबसे पहले ऐना की बिजनेस मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री और उसके बेहतरीन कार्य के सर्टिफिकेट सामने आए। इसके फ़ौरन बाद फॉरेंसिक लेबोरेटरी की वो रिपोर्ट स्क्रीन पर चलने लगी, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि पुराने कागजात पर मौजूद अंगूठे जाली हैं और उनके नीचे अमन और असद की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। अमन पसीने से भीग चुका था और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, यह सब झूठ है, फरेब है। ये लड़का और लड़की मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो टीवी बंद करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने कहा, अभी तो तुमने अपना बड़ा सच सुना ही नहीं है। अपना और अपने पिता का सच तो सुनते जाओ। मैंने उसे धक्का दिया और ऑडियो की रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। तीनों भाइयों के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। वो लोग समझ गए थे कि अब कौन सा सच आने वाला है। तीनों भाई उठकर खड़े हो गए थे। मैं उन तीनों को बैठने को कहा। अरे चाचा और पापा, आप लोग बैठिए और देखिए कि आपके भतीजे आपकी सच्चाई कैसे खोल रहे हैं। पूरे हॉल में अमन और असद की बातचीत गूंजने लगी थी, जिसमें वो दोनों बड़े ही गर्व के साथ गाड़ी की ब्रेक फेल करने और उन्हें कत्ल करने के जुर्म को स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने खुद अपने मुंह से अपने पिता और अपने जुर्मों को स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने रिश्वत देकर कत्ल को हादसा बनाया और ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। ये रिकॉर्डिंग सुनकर दादू अपने सीने पर हाथ रखकर गम में आ गए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो कुर्सी पर बेहाल हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके अपने तीनों बेटे और दोनों पोते कातिल निकलेंगे। चाचा और पापा ने दादू को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब सच सबके सामने आ गया था। उन्होंने कहा था कि तुम सबको तुम्हारे जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था, जो पिछले आधे घंटे से हवेली के बाहर ही खड़ी हुई थी और इन लोगों के जुर्म को स्वीकार करने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपना मोबाइल उठाकर कहा कि अब तुम लोग अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हो। पुलिस आ गई थी। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर सबको अरेस्ट कर लिया था। पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। बेटा, मुझे बचा लो। मैंने कहा, नहीं पापा, मैं आपको नहीं बचा सकता। ऊपर वाले का दिया आप लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन आप लोगों ने फिर भी ताऊजी की ज़मीन जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की और अपने ही सगे भाई और उनकी पत्नी को मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी ज़मीन जायदाद ज़्यादा थी। और मेरे चाचा और उनके दोनों बेटे मुझे गालियां देते हुए और ऐना को बुरा भला कहते हुए बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। मैंने कहा, अब तुम लोगों की बाकी की ज़िंदगी जेल की कोठरी में गुजरेगी। तुम कभी इस हवेली का मुंह नहीं देख सकोगे। इन्हें ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। हमने सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दिए थे और पुलिस ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था। घर में एक बार फिर से खामोशी छा गई थी, लेकिन अब यह खामोशी घुटन वाली नहीं थी, बल्कि एक और तकलीफ दे जंग के ख़त्म होने की खामोशी थी। ऐना के ये 6 साल की खामोशी और दर्दनाक जंग फिलहाल एक शानदार जीत में बदल चुकी थी। उसने अपने माता पिता के खून का कर्ज चुका दिया था। इस हादसे के बाद घर में सुकून और अमन लौट आया था। सारा डर और साजिश जो घर की बुनियादों को खोखला कर रही थी, वो ख़त्म हो चुका था। ऐना ने अपने पिता की सारी ज़मीन और बिजनेस पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया था। वो अब खेतों में जाहिलाना कपड़े पहनकर नहीं घूमती थी, बल्कि एक कामयाब और आत्मविश्वासी बिजनेस वुमन के तौर पर सबके सामने आ चुकी थी। उसने अपनी फैक्ट्रियों के मामलात को लंदन के क्लाइंट्स के साथ छोड़ दिया था। मैं जो पहले हर हाल में लंदन वापस जाना चाहता था, अब मैंने अपना इरादा पूरी तरह से कैंसिल कर दिया था। मैं जान चुका था कि मेरी ज़िंदगी का असली सुकून और मंजिल इस हवेली और ऐना के वजूद के साथ जुड़ी हुई है। मैं अब ऐना के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक सुंदर शाम में सीधा दादू के कमरे में गया। दादू अब दिमागी और शारीरिक तौर पर काफ़ी बेहतर हो चुके थे और अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने इज्जत से उनके सामने खड़े होकर सर झुकाकर कहा, दादू, मैं अब कभी लंदन वापस नहीं जाऊंगा। मेरा भविष्य अब इसी मिट्टी से जुड़ा है। दादू ने खुशी और हैरानी से कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तुमने अपना वहाँ का सारा सेटअप छोड़ने का इरादा क्यों कर दिया?
मैंने कहा, क्योंकि अब मुझे ऐना से शादी करनी है। 6 साल पहले जब आपने कहा था तो मैं उसकी असलियत नहीं जानता था, लेकिन अब मैं ये शादी किसी मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि अपनी खुशी, अपनी मर्जी और अपनी मोहब्बत से करना चाहता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैंने साफ शब्दों में उनको बता दिया था और उनके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। ठीक उसी समय ऐना कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक सुंदर और दिलकश मुस्कुराहट फैल गई थी। दादू ने उसको दरवाजे पर खड़ा होते हुए देखा और मुस्कुराते हुए अंदर आने का इशारा किया और कहा कि क्या तुम्हें समर का प्रपोजल पसंद है? क्या तुम इस पागल लड़के को अपना जीवन साथी चुनोगी? उन्होंने ऐना के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। ऐना ने कहा, वो अंग्रेजी चूजा तो मुझसे बेहद नफरत करता था, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ये समर जो सच्चाई और अच्छाई के लिए अपनों के खिलाफ खड़ा हो गया है, वो मुझे दिलो जान से स्वीकार है। ऐना ने मेरी आंखों में गहरी मोहब्बत से देखते हुए शर्त और सच्चाई की आजमाइश के साथ जवाब दिया था। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसकी बात का मज़ा उठाया और उसका हाथ थाम लिया। कुछ ही दिनों के बाद हम दोनों की शादी हो गई थी और इस तरह हम दोनों के दुख पर मरहम रख गया था।